मानव शरीर की ग्रंथियाँ। मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथियाँ। इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में छोटे बड़े आकार की अनेक ग्रंथियाँ होती हैं। इन ग्रंथियों को मानव शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ ग्रंथियों का जैसे लाल रस, यकृत, क्लोम आदि का संक्षिप्त वर्णन पाचन संस्थान के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा भी अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथियां मानव शरीर में होती हैं। विशेष प्रकार की ग्रंथियों में विशेष प्रकार के स्राव होते हैं। ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। जिन ग्रंथियों के स्राव विशेष प्रकार की नलियों द्वारा अपने लक्ष्य के अंग तक पहुँचते हैं उन्हें प्रणाली युक्त कहते हैं। इनमें से लीवर, अग्नाशय, वृक्क, लाल रस, सैलिवरी लसिका आदि हैं। कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जिनके स्राव में नलिका के बिना ही सीधे रक्त से मिलकर अपने लक्ष्य के अंग तक पहुंचते हैं। ऐसी ग्रंथियों की प्रणाली विशेष ग्रंथियों के अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अतः अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, चुल्लिका, थायराइड, उपचुल्लिका, पैराथायराइड, उर्वरक, सुपररेनल ग्लैंड, थाइमस, हाइपोथाइमस, पीनियल, प्लीहा, क्लोम, वृषण, डिम्बाशय, गर्भाशय आदि प्रमुख हैं। औषधियाँ हैं S5, F1, C5, C1/A1, A2 और A3। यकृत और लीवर। औषधियाँ S2, S5, S8, F1, C10, लिम्फ-1, वर-1, वेन-1 प्रणाली युक्त सभी ग्रंथियों में यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे कलेजा जिगर कहा जाता है। यह दाहिनी बक्षोदर मध्यस्थ पेशी डायफ्राम मसल्स के ठीक नीचे पेट में पसलियों की ओंठ में व्यवस्थित है। इनका अधिकांश भाग दाहिना और बहुत बड़ा सा भाग बाईं और आमाशय के सामने स्थित है। इसका रंग भूरा लाल। वयस्क व्यक्तियों में इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत का दायां भाग बाएं भाग की अपेक्षा लगभग 5 गुना बड़ा होता है। यकृत का ऊपरी वाला हिस्सा चिकना है और उभरा हुआ रहने के कारण इसे बक्षोदर पेशी में पूरा समा जाता है। दाहिना अंश उदर यानी एब्डोमेन के दाहिने भाग में पकवास या दाहिने वृक्क यानी किडनी तक फैला रहता है। यकृत का बायां भाग अंश भाग और आमाशय स्टोमक के कुछ अंश को सामने से ढक लेता है। यकृत प्रणाली ब्लड सर्कुलेशन ऑफ लिवर। इसमें लगने वाली औषधियाँ A3, A1, A2, S5, F1, C5/C10, S8, S2, लिम्फ, वर-1, वेन-1। यकृत की रचना की यह विचित्रता है कि इसे लीवर 2 स्रोतों या माध्यमों से रक्त को आपूर्ति होती है। प्रथम स्रोत यकृत धमनी यानी हेपेटिक आर्टरी है। यह धमनी ओरोटा से निकलती है। इसके मध्य से संपूर्ण रक्त का 5वां भाग अथवा 20% रक्त अकेले यकृत को प्राप्त होता है। इसे महाधमनी प्राप्त रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता 95 से लेकर 1% तक होती है। यकृत को रक्त प्राप्ति का दूसरा स्रोत प्रतिहारणी सिरा यानी पोर्टल वेन कहते हैं। स्पेलेनिक सिरा स्पेसिक वेन से सुपीरियर मैसेटिक वेन से बनती है। यह यकृत का 4/5 भाग अर्थात 80% रक्त यकृत को दे देता है। इस माध्यम से प्राप्त रक्त में ऑक्सीजन का प्रतिशत सांद्रता प्राप्त 70% होती है, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन तिल्ली, स्प्लीन और आंत इंसेटाइन द्वारा उपभोग कर लिया जाता है और वह दूषित रक्त पोर्टल
यानी टिप्पणियाँ। यह वैज्ञानिक तथ्य यदि सच है तो प्राणायाम प्रक्रिया द्वारा प्राप्त अतिरिक्त ऑक्सीजन से परिपूर्ण रक्त में शरीर के किसी भी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलना संभव है, क्योंकि यकृत मानव शरीर के लिए ईश्वरीय प्रदत्त सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जिसके द्वारा संपूर्ण शारीरिक, जैविक, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। भेन से प्राप्त रक्त यकृत में छोटी आंत या म्यूकोसा द्वारा अवशोषित पोषक पदार्थ न्यूट्रिशन लाता है। इसे पोर्टल वेन के लंबाई लगभग 2 इंच होती है। यकृत में पहुंचकर यह शाखा प्रशाखा में विभाजित होती है। अंत में क्रियाओं, कोशिकाओं और कैपिलरीज के रूप में संपूर्ण यकृत में जाल जैसा फैला जाती है। इस प्रकार यकृतीय धमनियाँ, हेपेटिक आर्टरी और प्रतिहार्नी सिरा यानी पोर्टल वेन रक्त कोशिका में विभाजित होकर यकृत में सारे भाग में फैल जाती हैं। पुनः ये कोशिकाएं संयुक्त होकर यकृत सिरा यानी हेपेटिक वेन द्वारा अधो महासिरा में मिल जाती है। इस प्रकार यकृत और पाचक तत्व का रक्त पुनः हृदय में पुनः सफाई के लिए लौट जाता है। यहाँ पर यह स्मरण रखने योग्य है कि प्रतिहार्नी सिरा पोर्टल वेन के छोरों पर रक्त कोशिका का जाल होता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रतिहार्नी सिरा का उद्गम और अंत रक्त कोशिकाओं के रूप में है। यकृत के कार्य, फंक्शन ऑफ लिवर। औषधियाँ F1, F2, H2, S5, C10, S8, A1, A3, A2, C1, C5 वर और वेन है। यकृत में निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। पित्त नामक वाइल यानी वर्ज्य पदार्थ स्रावित करना, प्राणिज शर्करा ग्लाइकोजेन का निर्माण और संचयन और रक्त में शर्करा की सांद्रता नियमित करना, क्षय प्राप्त या मृत रक्त की लाल कणिका को रक्त यानी आरबीसी को रक्त परिसंचरण से हटाना, अमीनो अम्ल से यूरिया बनाना, ऊर्जा उत्पन्न करना, यकृत द्वारा पित्त यानी वाइल स्राव करना। यह हरे और पीले रंग का एक हल्का गाढ़ा स्वाद से कसैला तिस्क पदार्थ है। सच तो यह है कि यह यकृत द्वारा निर्मित एक वर्ज्य पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट है। पित्त या रक्त से बाहर निकल जाना जरूरी है। पित्त का क्षारीय गुण होता है। इसका औसत बनावट या संगठन निम्न प्रकार है। जल 84.0% जल होता है। पित्त का लवण यानी वाइल साल्ट 10.0%, प्यूसिन 4.0%, कोलेस्ट्रॉल 1.3% और नमक यानी सोडियम क्लोराइड 0.7%, यानी कुल होगा 100%। यदि किसी कारणवश पित्त रक्त में पुनः शोषित होकर मिल जाता है तब पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति विशेष की त्वचा और विशेष रूप से उसकी आँखों की उजली परत कंजक्टिवा पीली पड़ जाती है। रक्त की लाल कणिकाओं के क्षय और अपशिष्ट अंश भी पित्त में ही पाए जाते हैं, जो पक्वासन या ड्यूडेनम के माध्यम से पाचन संस्थान में आकर मल के साथ बाहर निकल जाती है। पित्त के कार्य, फंक्शन ऑफ वाइल। औषधि H2, S5, F1/C10 वर1, वेन1, C5, C2, C1 बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। वसा जातीय पदार्थ पायसीकृत इम्प्लूसिफाइड करना। पित्त का कार्य है आंतों की दीवारें वसा जातीय पदार्थों को पायसीकृत रूप से में ही शोषित करती है। यह हानिकारक जीवाणु यानी बैक्टीरिया को नष्ट करती है। पाचन क्रिया या ट्रिप्सिन की मदद करता है, जिसके प्रभाव से वसा के बड़े अणु
छोटे छोटे अणु में खंडित हो जाते हैं। अमाशय रस गैस्ट्रिक जूस में मिले हुए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उदासीन कर देता है, जिससे आंतों में कार्बोहाइड्रेट जाति के पदार्थों के पचने में मदद मिलती है। यकृत का ग्लाइकोजेनिक कार्य है। ग्लाइकोजेनिक फंक्शन लिवर, पाचक जाल यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से प्रतिहारणी यानी पोर्टल वेन द्वारा जो रक्त यकृत में पहुंचता है, उसके पोषक तत्व के साथ शर्करा की अधिकता रहती है। एक विशेष प्रकार के एंजाइम की अभिक्रिया से प्रभावित होकर यकृत के कोष रक्त से घुलनशील शर्करा को अघुलनशील ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अस्थायी रूप से यकृत की कोशिका में सेल्स द्वारा संग्रहित होकर भंडारण किया जाता है। यकृत की ऊतकों की आवश्यकता के अनुसार एंजाइम को ही अभिक्रिया द्वारा अघुलनशील ग्लाइकोजन को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार अपने कार्य द्वारा कुछ यकृत शर्करा रक्त शर्करा की प्रतिशत मात्रा व्यवस्थित या कांस्टेंट रखने में सहायता करता है, परंतु यह चुस्त यानी पैंक्रियाज के भीतर रस इम्यूलिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विस्तृत अध्ययन के लिए लेखकों की पुस्तक होम्योस्टैटिक्स मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी देखना चाहिए। यूरिया बनाना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, प्रतिहारणी शिरा के द्वारा यकृत रक्त के साथ अमीनो अम्ल ग्रहण करता है। यकृत की कोशिका में डिमिनिसेशन होता है। इस क्रिया में अमीनो अम्ल में नाइट्रोजन पृथक करके यूरिया में बदल जाता है। यूरिया जल में घुलनशील है, फलतः यूरिया रक्त में मिल जाता है। गुर्दे द्वारा रक्त में यूरिया हटाकर मूत्र के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। ग्लाइकोजन, चिकनाई, विटामिन तथा आयरन सहित कई पदार्थों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता के अनुरूप रक्त के माध्यम से अंगों के वितरित करने में कार्य भी यकृत करता है। चिकनाई के घुलनशील विटामिन ए तथा डी, विटामिन ए एंड आई यकृत में सुरक्षित रखे जाते हैं। इसी कारण यकृत के तेल यानी लीवर ऑयल इन पदार्थों में विटामिन ए और विटामिन डी के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करना, प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी। रक्त में शर्करा या यकृत ग्लाइकोजन की कमी रहने से यकृत अमीनो अम्ल को वसी अम्ल में विघटित कर शर्करा उत्पन्न करता है। यकृत अमीनो अम्ल एमिनो एसिड को भी शर्करा में और शर्करा को अमीनो अम्ल में, फैटी एसिड्स को अमीनो अम्ल में और शर्करा में तथा शर्करा को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरीन में बदल देने से का कार्य आवश्यकता पड़ने पर बखूबी करता है। शर्करा अंगों की कोशिका को मिटोकॉन्ड्रिया में एसिडोनोल ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में भंडारित करता है। ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन के कारण ऊष्मा ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड के जल का निर्माण होता है। इस कार्य के लिए कोशिका द्वारा शर्करा नियमित रूप और नियंत्रित रूप में आपूर्ति के लिए कार्य यकृत करता है। यही स्मरण रखना चाहिए कि प्रोटीन में प्राप्त सभी प्रकार के अमीनो अम्ल का विघटन कैटाबॉलिज्म नहीं होता। कुछ अमीनो अम्ल यकृत में गुजरकर ऊतकों के आकार और ऊतकों में जाकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यकृत द्वारा संपादित सभी कार्यों की विवेचना में स्पष्ट हो जाता है कि यकृत केवल भोजन के पाचन पोषण की क्रियात्मक में ही मदद नहीं करते, अपितु यह सक्रिय कारखाना यानी फैक्ट्री है, संग्रहालय यानी डेपो या स्टोरेज भी है। साथ ही यह शरीर के विकारों को बाहर निकालने में सहायक भी है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ स्क्रोलोफोलोसो संख्या 5 या S5, फेब्रिफिगो नंबर 1 या F1 यकृत की क्रियात्मक क्षमता
को अपने सीधे यानी डायरेक्ट प्रभाव यानी इफेक्ट में रखती है। इसके अलावा S1, S2 वेन और वर्वन और S8 और लिम्फ और A3 आदि परोक्ष रूप से यकृत की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। हालांकि S2 पित्त निर्माण पर सीधा प्रभाव रखता है। यकृत की कोशिका की क्षति होने पर C5, C10 और पित्त प्रणाली की कोशिका की क्षति होने पर C2 और C10 सीधा प्रभाव रखता है। सीधा प्रभाव रखता है। परोक्ष रूप से प्रभाव रखने वाले C1 और C10 हालांकि ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अन्य औषधियों का यकृत की क्रियाओं पर प्रभाव नहीं पड़ता। सिद्धांत के अनुरूप लिम्फ 1, A3 वेन की यकृत पर अच्छी क्रिया होती है। ऋषि पतंजलि द्वारा स्थापित प्राणायाम योगासन प्रक्रिया की भी अच्छी क्रिया यकृत पर पाई जाती है, क्योंकि फेफड़ों द्वारा ग्रहित ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा रक्त के माध्यम से सबसे पहले यकृत में को ही मिलती है। अग्नाशय अक्लोन पैंक्रियाज अग्नाशय में भी पाचक तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रवाहिका युक्त डक्ट फॉल एक प्रधान ग्रंथि होती है। इसे ग्रंथि में एक प्रकार का क्षारीय पाचक रस जूस निकलता है जो अग्नाशय प्रवाहिका द्वारा पक्वासन में पहुंचता है। इसके क्षारीय पाचन रस का अग्नाशय रस यानी पैंक्रियाज में पहुंचता है। इसके क्षारीय रस पाचक रस को अग्नाशय रस या पैंक्रियाज जूस कहते हैं। रस क्षारी में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइम का वर्णन पाचन तंत्र के अंतर्गत पूर्व पृष्ठ 58 में किया गया। अग्नाशय की रचना या बनावट। स्ट्रक्चर ऑफ द पैंक्रियाज आकार में यह लंबी मूली जैसी होती है। इसमें कई खंड होते हैं, लूप्स होते हैं। यह अग्नाशय स्टोमक से जरा पीछे उदर यानी एब्डोमेन को दीवारों से लगा होता है। यहाँ इसका पहला सिरा मोटा और बायां सिरा, जिसे अग्नाशय की पूंछ कहते हैं, पतला होता है। इसे पक्वासन या डेडोडम से प्लीहा यानी स्प्लीन तक क्षैतिज तक फैला रहता है। इसका रंग सफ़ेद होता है। इसके मोटे सिरे में एक पतली नली होती है जिसे अग्नाशय नाल या पैंक्रिया डक्ट कहते हैं। इसी नाल के द्वारा अग्नाशय रस पैंक्रिया जूस के पक्वासन या ड्यूडेनम में पहुंचता है। अग्नाशय का एक दूसरा काम है कि इसके लॉन्गर हैंड्स में बीटा सेल से एक प्रकार का स्राव निकलता है। इस स्राव का हार्मोन्स को इंसुलिन कहते हैं। रक्त में इसकी उपस्थिति के कारण ही शरीर की ऊतक या टिश्यू शर्करा की उपयोगिता यानी यूटिलाइजेशन बढ़ा देते हैं। स्पष्ट है कि रक्त में इसको इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की सांद्रता यानी कॉन्स्ट्रक्शन बढ़ जाता है। शर्करा सांद्रता। टिप्पणी। रक्त में शर्करा की सांद्रता नियमित और नियंत्रित करने के लिए यंत्र रचना मैकेनिज्म ऑफ ब्लड शुगर रेगुलेशन लेखक के होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नामक पुस्तक में विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है। टिप्पणी। यकृत के कार्य और रचना को प्रभावित करने वाली औषधियों की क्रिया विशेष आमाशयिक ग्रंथियों पर पाई जाती है। अब इसमें दिया है कि रक्त में शर्करा की सांद्रता यानी कॉन्स्ट्रक्शन बढ़ जाता है यानी शर्करा बढ़ जाती है। अब 27वां आ गया अग्नाशय के कार्य के रस। फंक्शनल ऑफ द पैंक्रियाज जूस। इसी पुस्तक के पाचन संस्थान में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रणाली के प्रकरण के अंतर्गत वर्णन किया गया है। प्रणाली विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन्स शब्द ग्रीक शब्द का है जिसका अर्थ है अंदर रिसने वाला या अंतःस्रावी। अंतःस्रावी का क्रियाशील सिद्धांत हार्मोन कहलाता है। हार्मोन शब्द भी ग्रीक शब्द का है। इस हार्मोन का अर्थ होता है उत्तेजित करना, टू एक्साइट, टू स्टिमुलेट।
कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां 2 या इससे भी अधिक हार्मोन रिसाती हैं। उदाहरण के लिए पीयूष ग्रंथियां, पिट्यूटरी ग्लैंड कई हार्मोन्स रिसाती हैं, जिसमें से अन्य कई अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं नियमित और कंट्रोल और रेगुलेट होती हैं। यद्यपि स्वयं पीयूष ग्रंथियों की क्रियाशीलता एक्टिविटीज़ भी मस्तिष्क के पैंदे में स्थित हाइपोथैलेमस नामक अंग या अंतःस्रावी ग्रंथियों से नियंत्रित होकर नियमित होती हैं। फिर भी पीयूष ग्रंथियों को शरीर की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। हार्मोन सीधे रक्त प्रवाह से मिलकर जीवों को आवश्यक जीवन संबंधी क्रियाओं को प्रभावित ही नहीं करता, बल्कि बॉडी फ्लूइड की स्टेडी स्टेटस में रखकर भी सभी रासायनिक क्रियाओं या क्रियात्मक को नियंत्रित एवं नियमित भी करता है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी, एंटीरियर या पोस्टीरियर लोब या खंड, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां, सुपीरिनल ग्रंथियां और कॉर्टेक्स और मेड्यूला, थाइमस ग्रंथि, प्लीहा, पीनियल बॉडी, चुस्ते यानी पेंक्रियाज में लैंगरहैंस के आइसलेट की बीटा कोशिकाएं, उदर में गैस्ट्रीन, अंडाशय यानी ओवरी, वृषण या टेस्टिसाइज आदि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रत्यक्ष क्रिया है। इसकी औषधियाँ हैं S1, S5, S8, S2, S6, LYMPH1, C5, F1, F2, VEN1, A3, A1, A2, लेस, C1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, येलो इलेक्ट्रिसिटी और रेड इलेक्ट्रिसिटी की है। पीयूष ग्रंथियाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड, यह ग्रंथि खोपड़ी की पैंदे की स्फेनोइड्स अस्थि के पिट्यूटरी फोस ऑफ द स्पेनोइड में स्थित इसके 2 खंड होते हैं। लोब्स यानी लोब्स होते हैं, एक खंड सामने और दूसरा पीछे। इसके दोनों खंडों के बीच के भाग को पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। इसके आकारों के आधार पर इसे 2 भागों में यानी 2 लोब्सों में बांटा गया है। सामने वाला खंड को इंटीरियर लोब्स और पीछे वाले खंड को पोस्टीरियर लोब्स कहते हैं, यानी पोस्चर लोब भी कहते हैं। सामने या पूर्व खंड का एंटीरियर लोब या पिट्यूटरी, यह खंड अनेक हार्मोन्स रिसाता है जो कई अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रोत और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। विकास हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, इस हार्मोन्स का सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स भी कहते हैं। यह शरीर के विकास को नियंत्रित करती है। विस्तृत अध्ययन के लिए होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नामक पुस्तक का अध्ययन किया जाना चाहिए। थायरोट्रोपिक हार्मोन्स, यह थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पन्न थायरोक्सिन हार्मोन्स के स्राव का नियंत्रित करता है। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स में ACTH भी कहते हैं इसको, सुपीरिनल ग्रंथि यानी सुपीरिनल ग्लैंड से रिसने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। इस ग्रंथि में कोर्टेक्स में से कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स निकलता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, निम्नलिखित होते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन निम्नलिखित होते हैं, यानी 4 प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल यानी ग्राफीन फॉलिल के विकास को तथा वृषण यानी टेस्टिसाइड में स्पेरोमेटा
प्रोक्टोजिया में शुक्राणु के निर्माण को उत्तेजित करता है। लुटीनाइजिंग ये इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसका नाम है लुटियानाइजिंग इंटरस्टिशियल सेल या स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसे LH या ICSH नामक हार्मोन्स अंडाशय यानी ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स और वृषण यानी टेस्टिसाइज से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के रिसाने पर नियंत्रण करता है। लियोट्रोपिन और प्रोलेक्टिन हार्मोन्स यह दूध में रिसने का नियंत्रण करता है तथा गर्भाशय के दौरान कोर्पस ल्यूटिनम के अस्तित्व को बनाए रखता है। पीयूष ग्रंथि के पश्च खंड से रिसने वाला हार्मोन्स, ये हार्मोन ऑफ द पोस्चर लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि के पश्च खंड को 2 अदद हार्मोन्स का रिसाव होता है, जैसे एप्टिड्यूटेरियम हार्मोन्स ADH, जिसे वैसोप्रेसियन हार्मोन्स भी कहते हैं। यह बॉडी फ्लूइड के आयतन को सॉल्यूट को खनिज लवण और गुर्दे के माध्यम से नियमित करने का कार्य करता है। इस संदर्भ में विस्तृत अध्ययन के लिए लेखक की पुस्तक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को देखा जाना चाहिए। ऑक्सीटॉक्सिक हार्मोन यह गर्भाशय को आकुंचन और सिकुड़न को उत्तेजित करता है एवं दूध पिलाते समय दूध उतारने की क्रिया को उत्तेजित करता है। सामान्य ढंग से दूध न देने वाले दुधारू पशुओं को इस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है। चुल्लिका ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड्स, इस ग्रंथ के 2 खंड होते हैं। लोब्स खंड यानी मीन्स लोब्स होते हैं। एक खंड श्वास नली जिसे ट्रैकिया की बाईं ओर, दूसरा खंड श्वास नली की दाईं ओर स्थित होता है। ये दोनों खंड थायराइड को इस्थमस ऑफ द थायराइड कहते हैं। यह श्वास नली के ठीक सामने स्थित होती है। बनावट। चुल्लिका ग्रंथि की थैलियाँ सेक्स में होती हैं, जिन पर क्यूबिकल एपिथीलियम का स्तर लगा होता है। यह संयोजी ऊतकों द्वारा जुड़े हो रहती हैं। यह भरपूर रक्त रहता है। इसकी कोशिकाएं एक तरल चिपचिपा थायराइड कोलाइड ऑफ द थायराइड रिसाती है। इसमें आयोडीन यौगिक होता है। इस यौगिक की सक्रिय अवयव या घटक को थायरॉक्सिन कहते हैं। यह तरल थैलियों में भर जाता है तथा इन थैलियों से निकलकर प्रत्यक्ष रूप से लसिकाओं द्वारा थ्रोलिम्फेटिक चैनल यानी रक्त संचार में मिलता है। कार्य यानी फंक्शन। थायराइड ग्रंथियों के स्राव का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के एक हार्मोन थायराइड हार्मोन्स यानी थायरोटोपिक हार्मोन्स द्वारा होता है। चुल्लिका ग्रंथि थायराइड ग्लैंड ऊतक के जैव रासायनिक अभिक्रिया को संचालन करने में, रक्त रसायन की सांद्रता नियमित करने में और मेटाबॉलिज्म गतिविधियों से घनिष्ठता से संबंधित है। यह ऑक्सीकरण द्वारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस को उत्तेजित करने में सहायक है। यह ऑक्सीजन के उपयोग के लिए संचालन और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति में भी घनिष्ठ संबंध रखता है। इस प्रसंग के आलोक में लेखक की पुस्तक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संदर्भ प्रकरण में हार्मोन्स और वृद्धि देखा जाना चाहिए, हार्मोन्स एंड ग्रोथ देखा जाना चाहिए। थायराइड ग्रंथि के कम स्राव करने की दशा में हाइपो फंक्शन ऑफ द थायराइड कहते हैं। इस दशा में अर्थात स्राव की कमी के कारण शारीरिक और मानसिक विकास व्यक्ति विशेष में रुक जाता है। बालक को समुचित विकास नहीं होता। थायरॉक्सिन हार्मोन रिसने की कमी के कारण वयस्कों में माइकोसिडिमा क्या हो जाता है। इसमें
खास मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया मंद हो जाती है। व्यक्ति विशेष का वजन बढ़ने लगता है, क्रियाशीलता में सुस्ती आ जाती है, सोचना बोलना धीमा हो जाता है, त्वचा मोटी और खुश्क हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, व शरीर के तापमान असमान और नाड़ी की गति धीमी हो जाती है। चुल्लिका ग्रंथि के अधिक स्राव पर हाइपर फंक्शन या हाइपर फंक्शन और द थायराइड कहते हैं। इस क्रिया में ग्रंथि आकार में बड़ी होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का रिसाव अधिक होने लगता है। अधिक हार्मोन के रिसाव से उत्पन्न लक्षण को हाइपर थायरॉयडिज्म भी कहते हैं। इसके लक्षण माइक्सोडीमा अथवा सर्वथा विपरीत होते हैं। हार्मोन्स के अधिक रिसाव के कारण मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया तेज हो जाती है, फलस्वरूप शरीर का तापमान सामान्य की अपेक्षा बढ़ जाता है। व्यक्ति विशेष का वजन कम होता जाता है, उसे घबराहट और उत्तेजना होने लगती है, नाड़ी दर बढ़ जाती है, हार्दिक उत्पादन कार्डियक आउटपुट, गोइटर की दशा में आँखें बाहर निकलने लगती है। यह रोग चुल्लिका ग्रंथि के अधिक कार्य करने यानी हाइपर फंक्शन अर्थात अधिक थायरॉक्सिन के रिसाव से होता है। उपचुल्लिका यानी पैराथायराइड। चुल्लिका ग्रंथि के पीछे मटर के आकार की 4 अदद ग्रंथियां होती हैं। इसमें से 2 अदद चुल्लिका के दाहिना खंड की ओर और 2 अदद बाईं खंड की ओर अव्यवस्थित रहती हैं। इनसे एक प्रकार के स्राव का रिसाव होता है। इस रिसाव को पैराथाइमोन कहते हैं। इस स्राव के अभाव से या कमी से इन ग्रंथियों में पैराथायराइड को हटा देने से मांसपेशियों में आकुंचन सिकुड़न होती है। मांसपेशियों के आकुंचन को इस दशा को टेटेनी कहते हैं। इसके स्राव की रक्त में कैल्शियम की सांद्रता को नियंत्रित कर एवं नियमित करते हैं। उपवृक्क ग्रंथि एड्रेनल ग्लैंड्स और सुपीरियर ग्रंथि। इस प्रत्येक उदर के प्रत्येक वृक्क या गुर्दे के ऊपर एक छोटी पीले रंग की ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि के उपवृक्क यानी एड्रेनल सुपीरियल ग्लैंड्स कहते हैं। प्रत्येक ग्रंथि के 2 खंड होते हैं। बाहरी और पीले खंड को कॉर्टेक्स कहते हैं। इस खंड में कॉर्टेक्स कहते हैं। इस कोर्टिसोल तथा हाइड्रोकार्टिसोन नामक हार्मोन्स रिश्ते हैं। ग्रंथि के भीतरी खंड को मेड्यूला भी कहते हैं और इस मेड्यूटरी खंड को एड्रीनल या नोरेड्रीनिल नामक हार्मोन्स रिश्ते हैं। इन्हें क्रमशः एपिनेफ्राइन या नोएपिनेफ्राइन भी कहते हैं। सुपीरिनाल ग्रंथि के कार्यों का नियंत्रण सीधे सहानुभूतिक तंत्र यानी सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अधीन होता है। इस बात पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मैटेरिया मेडिका अध्ययन के आलोक में सदैव स्मरण रखा जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सभी औषधियों के विन्यास यावत पादपों के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के संदर्भ में स्नायु तंत्र, परिसंचरण तंत्र, मूत्र संस्थान, गुर्दे के अंगों के कार्यों और प्लस एवं माइनस के संकेत और अंकित है। प्लस का तात्पर्य सहानुभूतिक तंत्रिका तंत्र का कार्य है और माइनस चिन्ह से है उप असहानुभूति तंत्रों का है, जिसे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के कार्यों को प्रभावित करता है। यह वैज्ञानिक द्वारा स्वानुभूत सत्य है कि सहानुभूतिक स्नायु तंत्र और सहानुभूतिक स्नायु तंत्र सिम्पैथिक एंड पैरासिम्पैथिक तंत्र को शरीर की आवश्यकता के अनुदान एक दूसरे के विपरीत क्रियाएं होती रहती हैं। क्रोध तथा भय जैसे संवेगों की दशा में सुपीरिनल ग्रंथियों में हार्मोन्स के स्राव बढ़ जाते हैं। घुटन और भूख की दशा में ऐसा हो जाता है कि इन हार्मोन्स के रिसाव बढ़ने से रक्तचाप बढ़ जाता है ताकि शरीर में आपातकालीन अवस्था को मुकाबला कर सके। विस्तृत हार्मोन्स के लिए लेखकों की
हाइपोस्टैटिक मैकेनिज्म एवं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नामक पुस्तक का अवलोकन किया गया। उर्वरक में बाहरी खंड या लोब के स्राव कार्टियन पर शारीरिक विकास और वृद्धि निर्भर करती है। साथ ही साथ स्राव पुरुष और स्त्रियों के यौन इंद्रियां यानी जेनिटल ऑर्गन को भी प्रभावित करती है। संप्राति और स्राव वृक्कों को कार्य में पर भी नियंत्रण करती है, जिससे बॉडी फ्लूइड के आयतन और सैल्यूट में सांद्रता की स्टेडी बॉडी स्टेट में रखने से वृक्क सक्षम हो जाता है। एड्रीनल की कमी से एडिशन नामक रोग हो जाता है। इस रोग में रोगी थका थका सा लगता है और निढाल हो जाता है, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। इस रोग को में हार्मोन्स के अभाव से गुर्दे सोडियम को रोक नहीं सकते और विपुल मात्रा में सोडियम शरीर से बाहर निकल जाता है। थाइमस, यह ग्रंथि वक्षस्थल के हृदय के ऊपर वाले भाग में छाती की हड्डी या स्ट्रेनियम के पीछे अवस्थित रहती है। इसका रंग गुलाबी और धूसर यानी पिंक ग्रे होता है। इसके दो खंड होते हैं। लोब्स, जन्म से लेकर लगभग 4 वर्षों तक की उम्र में इस ग्रंथि का आकार में वृद्धि होती रहती है। 4 वर्षों की आयु के बाद यह ग्रंथि पुनः छोटी हो जाती है, लेकिन आकार घटने से इसके आकार घटने से इसके प्रकार की रफ्तार बड़ी धीमी होती चलती है। इस ग्रंथि में एक प्रकार का रस निकलता है जिसे लस या लिम्फ में मिलता है, जो शरीर के इम्यून सिस्टम में सक्रिय भाग लेता है। संभवतः इस ग्रंथि के रिसाव जाने से लिम्फोसाइट का संबंध बच्चों के शारीरिक वृद्धि और एंटीबॉडी के निर्माण में भी होता है। पीनियल ग्रंथि, द पीनियल ग्लैंड्स, यह ग्रंथि एक छोटी लाल अनानास के कोन के आकार की होती है, जो कार्पस कैलोसम के निकट होती है। कोई इस ग्रंथि का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। संवाद, इस ग्रंथि की विकसित अवस्था में ध्यान और योग से संबंधित है। प्लीहा, स्प्लीन, इस ग्रंथि की तिल्ली भी कहते हैं। तिल्ली एक गहरी जामुनी रंग की ग्रंथि है, जो उदर में बाईं और हाइपोकोन्ड्रियक कैविटी या में भाग में 9वीं, 10वीं या 11वीं पसली के नीचे स्थित होती है। यह पेंट के फंडम के साथ रहती है और बाएं गुर्दे के कॉलन में स्पेनिक फ्लेक्सर और क्लोम का पूंछ की छूती है। टिप्पणी, इम्यून सिस्टम वैज्ञानिक सुदामा प्रोफेसर ने इस शोध पत्र का संकलन नामक पुस्तक के शोध पत्र संख्या 16 में एड्स और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक शीर्षक में वर्णित टी सेल थाइमस द्वारा दर्शाया गया है कि लिम्फोसाइट शोध पत्रों के संकलन डॉक्टर राजेश रंजन के द्वारा तिल्ली की रचना। स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन, ऊतक कनेक्टिविटी टिश्यू। तिल्ली संयोजनी में लसिका ऊतकों में लिम्फेटिक टिश्यू के जाल की बनी होती है। इसमें अनेक प्रकार के रक्त कोशिकाएं ब्लड सेल्स होते हैं। यह संपुटिकाएं कैप्सूल्स द्वारा घिरी रहती है। इसमें रेशेदार तथा सादे पेशी रेशे होते हैं। ये पेशी रेशे तिल्ली से यकृत में रक्त धकेलने के लिए समय समय संकुचित होते हैं। यह हमेशा स्मरण रखने की जरूरत होती है कि तिल्ली में रक्त यकृत से में पाए जाते हैं। तिल्ली के पदार्थ को सामूहिक रूप से स्पेलनिक पल्प यानी स्पेलनिक पल्प भी कहते हैं। तिल्ली के कार्य, फंक्शन ऑफ द स्प्लीन। तिल्ली के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। भ्रूण के जीवन में शैशवावस्था में तिल्ली लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण करती हैं। वयस्क व्यक्ति में मस्तिष्क यानी बोन मैरो के रुग्ण हो जाने पर तिल्ली में ही लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है और यह रक्त संचरण प्रवाह से रक्त जर्जर ओल्ड लाल रक्त कणिका आरबीसी को पृथक करता है। यह लसिका लिम्फ का निर्माण और श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी का वो नष्ट करती है। यह एंटीबॉडीज यानी प्रति पदार्थ का निर्माण करके शरीर के इम्यून सिस्टम में सक्रिय भाग लेती है और यह व्यक्ति
फ्लो एंडोथेलियम प्रणाली यानी रेक्टियो एंडोथेलियम सिस्टम का एक भाग होने के कारण शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है। प्राय मलेरिया, कालाजार आदि पुराने हो जाने पर रोगों में तिल्ली के आकार में अपेक्षाकृत वृद्धि हो जाती है। यह रोग मुक्त हो जाने पर पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। सामान्यतः शरीर को छूत लगने अर्थात एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडीज तैयार करने के लिए क्रम में तिल्ली बढ़ जाती है। रेक्टिक्यूलो एंडोथेलियम प्रणाली रेक्टिक्यूलो एंडोथेलियम प्रणाली यानी सिस्टम शरीर के सभी प्राय ऊतकों और अंगों में कुछ विशेष कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जो बाहरी कणों और जीवाणु यानी फॉरेन पार्टिकल्स, ऑर्गेनिज्म और एंटीजोन्स या शरीर में उत्पन्न हुए दुश्मन जीवाणु यानी पैथोजेंस को खा लेते हैं और पचा जाते हैं। ये विशेष रूप से लसिका ग्रंथियाँ, लिम्फेटिक नोड्स या तिल्ली, स्प्लीन या अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में एकत्र होते हैं। इनकी कोशिका अपनी संख्या में वृद्धि करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसकी लिम्फ और ब्लड बनाने वाले अंगों में गहरा संबंध होता है। यह छूत से शरीर की रक्षा करती है। इस प्रबंध शरीर के इम्यून सिस्टम में एक प्रमुख हिस्सा होता है। इस प्रणाली को इम्यून सिस्टम में उपचुल्लिका ग्रंथि या पैराथायराइड भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। क्लोम ग्रंथि के लैंगरहैंस के आइसलैंड में उपस्थित बीटर सेल क्लोम ग्रंथि पैंक्रियाज और इट्स फंक्शन यह उसके कार्यों को अध्ययन और वर्णन प्रणाली द्वारा युक्त ग्रंथियों के साथ क्रिया किया जाता है। लेकिन यहाँ पर स्मरण रखने की बात है कि क्लोम ग्रंथियों के एक विशेष क्षेत्र या खंड कुछ विशेष कोशिका के समूह होते हैं। एक ग्रो ऑफ द स्पेशल सेल जिन्हें लैंगरहैंस सेल्स या लैंगरहैंस सेल्स भी कहा जाता है। इन विशिष्ट कोशिकाओं को बीटा सेल्स भी कहा जाता है। टिप्पणी: इंसुलिन एंड बीटा सेल मॉडर्न साइंस या एलोपैथिक अवधारणा में यदि बीटा सेल एक बार मर जाते हैं तो उन्हें रीजनरेट करना संभव नहीं। अर्थात यदि किसी को बहुमूत्र या डायबिटीज मेटस हो गया हो तो उसे ठीक करना या आरोग्यता पाना असंभव है। महर्षि पतंजलि इस अवधारणा के प्रतिकूल प्राणायाम व्यायाम प्रक्रिया के साथ आहार में परिवर्तन करके बीटा सेल्स को रीजनरेट किया जाना संभव है। ऐसा मानते थे कि महर्षि पतंजलि इस अवधारणा को लेखकों का समर्थन किया है। विधिवत प्राणायाम और कुछ आसनों जैसे व्यायाम के साथ आहार परिवर्तन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की विशिष्ट मानक औषधि S5F1C1 C2 C5S1 BEN1 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी आदि का उपयोग करके बीटा सेल्स को पुनर्जीवित किया जाना संभव है। कोशिका में एक प्रकार के हार्मोन्स का रिसाव होता है, इसे इंसुलिन कहा जाता है। इस हार्मोन्स के प्रभाव से शरीर के ऊतकों की कोशिका में रक्त में उपस्थित शर्करा का उपयोग करती है। इसकी उपस्थिति में यकृत आधिकारिक परिमाप यानी मात्रा में ग्लाइकोजन के रूप में शर्करा संचित कर पाता है। यह हार्मोन शर्करा का अपचयन पर नियंत्रण रखकर रक्त में शर्करा की सांद्रता को स्टेडी स्टेट में सामान्य या स्थिति में नियमित रखता है। यह हार्मोन्स यानी इंसुलिन के अभाव में या तो अपर्याप्त मात्रा में के कारण शर्करा का संग्रहण, ग्लाइकोजन में परिवर्तन या अपचयन ऑक्सीडेशन समुचित मात्रा में नहीं हो पाता। फलस्वरूप पेशियों को पर्याप्त शक्ति या ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसकी इंसुलिन की कमी की वजह से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। फलस्वरूप रक्त की अतिरिक्त शर्करा की मात्रा मूत्र के साथ बाहर निकलने लगती है। ऐसे ही लक्षण को मधुमेह या मधुमूत्र डायबिटीज मेलिथस कहते हैं। इस स्थिति को हाइपरग्लाइकोकेमिया भी कहा जाता है। इस रोग में व्यक्ति विशेष के भार में कमी, थकान, त्वचा, मुंह, जीभ का सूखना, ड्राइनेस, रक्तचाप का बढ़ना, आँखों की ज्योति का घटना, अंधापन, ब्लाइंडनेस आदि अनेक लक्षण मिलते हैं। इंसुलिन के अधिक स्राव से
यकृत और कोशिका के स्तर पर शर्करा की उपयोगिता अल्टर यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज बढ़ जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाता है, फलस्वरूप रक्त में शर्करा की सांद्रता सामान्य से कम हो जाती है। रक्त में शर्करा की सांद्रता सामान्य से कम हो जाने की स्थिति में हाइपोग्लाइकेमिया कहते हैं। यह प्राय मधुमेह के रोगियों में द्वारा इलाज के दौरान आवश्यकता से अधिक इंसुलिन या औषधि के व्यवहार से होता है। इस दशा में रोगी भोजन नहीं लेता, चक्कर आता है, उल्टियाँ होती हैं। दशा सुधारने के लिए रोगी को मुंह में चीनी दिया जाता है। अपचयन ऑक्सीडेशन प्राणायाम और व्यायाम आसन के द्वारा रक्त के स्तर पर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाया जाना संभव है, जो कि शर्करा की अपचयन प्रक्रिया को शर्करा में ग्लाइकोजन में परिवर्तन करके प्रक्रिया को संपन्न करता है। वैज्ञानिक सत्य है कि संपूर्ण शरीर के रक्त में 20% रक्त अकेले यकृत को प्राप्त होता है, जहां शर्करा को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया संपन्न होती है। यौन ग्रंथियाँ ग्लैंड्स महिलाओं में अंडाशय और ओवरी में, पुरुषों में अंड ग्रंथियों में टेस्टिस और डिम्ब ओवियम और शुक्राणु उत्पन्न स्पर्श के अंग हैं। अंडाशय और अंड ग्रंथियों के अतिरिक्त सारी क्रियाएं पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिसने वाले हार्मोन्स को प्रभावित कर संपन्न होती हैं। इसके आंतरिक स्राव को संबंध परवर्ती यौन विशेषताओं यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक तथा प्रजनन क्रिया से है। इसके अतिरिक्त इन ग्रंथियों में हार्मोन्स भी रिश्ते हैं। इसके हार्मोन्स का प्रभाव शारीरिक वृद्धि और विकास पर पड़ता है। इन ग्रंथियों की सक्रियता से व्यक्ति विशेष में परवर्ती यौन विशेषताएं प्रकट होती हैं। इसके हार्मोन्स के अभाव से पुरुषत्व और नारीत्व का विकास संभव नहीं है। चूँकि पुरुष यौन ग्रंथियों के निकलने वाले हार्मोन्स नारी के यौन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स की सर्वथा भिन्न है, इसलिए इसका प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है। पुरुष यौन ग्रंथि में रिसने वाला हार्मोन एस्ट्रोजेन और नारी के यौन ग्रंथि से रिसने वाले हार्मोन को एस्ट्रोजेन कहते हैं। एस्ट्रोजेन में दवाई दी जाती है S1, S5, C5, C1 और C3। इसे पुरुष हार्मोन्स भी कहते हैं। यह पुरुष जननेंद्रियों को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है, तो उसमें संबंधित अंगों को प्रभावित करता है। इसके प्रभाव से लिंग स्वाभाविक रूप से बड़ी हो जाती है और इसका प्रभाव बाल की ग्रंथियों पर पड़ता है। फलतः मूंछें, दाढ़ी के साथ साथ गुप्तांग और कांख में भी किशोरों में बाल निकलने लगते हैं। एस्ट्रोजन C1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, C5 और S5 इसे नारी हार्मोन्स भी कहते हैं। किशोरियों के स्तन की ग्रंथियों को अधिक प्रभावित करता है। इसके रिसाव आरंभ होने से ही बालिकाओं के स्तन धीरे धीरे विकसित होते हैं। सामान्यतः स्तन सुस्पष्ट और सुडौल आकार धारण कर लेते हैं। किशोरियों के परवर्ती यौन विकास के पहला लक्षण है गर्भावस्था के अंतिम दिनों में या प्रसव के बाद स्त्रियों का यह हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है। यौन ग्रंथियों की सक्रियता के फलस्वरूप महिला में परवर्ती यौन विशेषता के निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे बालों की बहुलता, यौनिक प्रवृत्ति की मानसिक विकास, चेहरे में आकर्षण, लावण्यता में वृद्धि, शरीर के भार में वृद्धि, गुप्तांगों आँखों में बालों का उगना, दुग्ध ग्रंथि या स्तन वृद्धि, यौन क्रिया में इच्छा में वृद्धि, नितंब का विकास, जंघास्थियों का तिरछा हो जाना।